Today our topic of discussion is Graham's law. पहले हमने अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, लेक्चर्स में कुछ टॉपिक पढ़े जिनका नाम था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड द लास्ट वन इज ग्राहम्स लॉ। ग्राहम लॉ भी गैस लॉ ही है। ग्राहम लॉ भी गैसेस पे ही अप्लाई होता है, किसी लिक्विड पे सॉलिड पे अप्लाई नहीं होता। जैसे हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा कि उनके हम डेफिनेशन करते थे, डेफिनेशन करने के बाद हम देखते थे कि उनके अंदर कांस्टेंट क्या चीज है, उसके बाद हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्मेट है फॉर गैस 1 एंड गैस 2 के लिए, और फिर उसकी थोड़ी बहुत गैस लॉ की हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ है क्या? डेफिनेशन से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ग्राहम्स लॉ है क्या? ग्राहम्स लॉ इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केलर रूट ऑफ द डेंसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का कंसेप्ट मैं आपको ब्रीफ कंसेप्ट पिछले टॉपिक में बता चुका हूं कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है। उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। डिफ्यूजन दो गैसेस का आपस में मिलना डिफ्यूजन है, और उसके हमने कुछ एमसीक्यू भी किए थे ताकि हमारा उस टॉपिक पे जो ग्रिप है ना हमारे को बेटर हो सके, ताकि हमारे पास डिफ्यूजन का कोई भी हमारे पास एमसीक्यू है तो हम इजीली टैकल कर सकते हैं। हमें जो हमारा कोई भी टेस्ट के अंदर कोई एमसीक्यू, कोई हमारे पेपर के अंदर एमसीक्यू तो हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, हमारा आराम से हमने एक शॉर्ट ट्रिक लगाया था और इजीली हम टैकल कर चुके थे। और अब और फ्यूजन के बारे में क्या है? फ्यूजन इज द स्केल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल होल। छोटे से स्मॉल होल के अंदर से हमारे पास गैस का निकल रहा फ्यूजन है, और दो गैसेस का आपस में मिलना डिफ्यूजन है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में आपको बताया था कितनी स्पीड के साथ कि मोल निकले या कितनी स्पीड के साथ वो आपस में मिक्स हो, इसको कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। रेट का मतलब हमारे पास स्पीड होता है, और यहां पे हम देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। रेट कितनी स्पीड से मूव करेगी वो गैस। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केलर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो जितनी भी डेंसिटी है, डेंसिटी का आपको पता है डेंसिटी हमारे पास होती है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे साथ मास के साथ है कि जिसका मास ज्यादा होगा, मैं आपको पहले भी बताया था कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। मैक्सिमम हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन गैस का था, ये हम बातें कर चुके हैं। और यही डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। और हमारे पास डेफिनेशन में दोबारा आते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केलर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम। ये कौन हमें बताता है? ग्राहम्स लॉ। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन या यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केलर रूट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी का इनवर्स, डेंसिटी के स्क्वायर रूट का इनवर्स है। उसके अंदर इस लॉ के अंदर कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं? टेंपरेचर एंड प्रेशर। ये बात ये हमें डेफिनेशन सब कुछ क्लियर कर देती है, बस डेफिनेशन को थोड़ा हमें तोड़ के लिखना है, कुछ समझना है और आराम से हम टैकल कर सकते हैं। ये उसकी हमने डेफिनेशन कर ली है क्या है? कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर। उससे कांस्टेंट कौन कौन से हैं? टेंपरेचर और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है किसमें? ग्राहम्स लॉ में। मैथमेटिकल फॉर्म हमने देखी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होती है। जिसका जितना मास ज्यादा उसकी उतनी डेंसिटी ज्यादा, जिसकी जितना मास ज्यादा उसका उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। Rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density। अच्छा, ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करें तो आप कांस्टेंट लगाएंगे के, और हम के जो है हमारे पास अगर हमने निकाला हो के की वैल्यू, तो हम इसको अंडर रूट को इधर जाके अंडर रूट डेंसिटी को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। रेट को मैंने आर से शो कर दिया, अपनी आसानी के लिए कोई मसला नहीं, आपको भी लिख सकते हैं। ये तो हम कहते हैं पढ़ा, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके कांस्टेंट्स पढ़े, उसके मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी, ये चीजें हमने अभी तक क्लियर कर ली। अब हम पढ़ते हैं उस गैस 1 के लिए, गैस 2 के लिए, मतलब डिफरेंट गैसेस पे हम उसको अप्लाई करते हैं, क्या ग्राहम्स लॉ सही भी है कि नहीं है। जो हमने बात की कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of the density, क्या ये बात सही भी है कि नहीं है, इसको आप देखते हैं। गैस 1 के लिए, गैस 2 के लिए, ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे निकाली, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं और 1 हम सबस्क्रिप्ट पे लिखते हैं, इसके लिए गैस 1 के लिए, 2 हम लिखते हैं गैस 2 के लिए। गैस 1 R1 डॉट अंडर रूट डेंसिटी इज इक्वल टू के। के क्या है हमारे पास कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू लेंगे, इसके लिए हम इसके सब्स्टिट्यूट नहीं यूज करते, और R2 D2 अंडर रूट D2 इज इक्वल टू के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बराबर रखें तो R1 अंडर रूट D1 इज इक्वल टू R2 अंडर रूट D2। ये दोनों इक्वेशंस को हमने बराबर रखा तो ये और हम रेट जो है, रेट की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको R2 को ले जाकर डिवाइड कर दें और इस D2 को हम ले जाकर डिवाइड कर दें, तो आंसर आया हमारे पास R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 ओवर D1। अब इस इक्वेशन से ही आपको देखो कि आपको शो नहीं हो रहा कि R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of the density of D1। गैस 1 की जो डेंसिटी है उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हमारे पास ये लॉ एप्लीकेबल है, ये लॉ बिल्कुल सही है। अच्छा, ये ना अगर डेंसिटी की वैल्यू है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास की, अब हमें कैसे पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है। हमारे पास एक इक्वेशन है D इक्वल टू Pm ओवर RT, ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। डेंसिटी इक्वल टू Pm ओवर RT, ये अगर हम प्रेशर को R को जनरल गैस कांस्टेंट है, R और टेंपरेचर, प्रेशर और टेंपरेचर ये जो है ये हमारे पास डेफिनेशन नहीं, ये कांस्टेंट है, ये दो चीजें हमारे पास कांस्टेंट हुई, और ये जो R की वैल्यू है जनरल गैस कांस्टेंट, ये तो R की वैल्यू रहती ही कांस्टेंट है, तो अगर हम इन तीनों को निकाल दें तो D मतलब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर ये डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास है तो हम इस D2 की जगह पे हम यहाँ पे M2 भी लिख सकते हैं, और इस D1 की जगह पे हम यहाँ पे M1 भी लिख सकते हैं। और यही काम हमने किया कि D2 की जगह पे हमने M2 लगा दिया और D1 की जगह पे हमने M1 लगा दिया। यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही इजी कांसेप्ट है, आराम से देखें, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही बात है कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी। अच्छा, इसकी डेमोंस्ट्रेशन हम देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कि वाकई ये ऐसा है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले एक फ्लास्क लेते हैं, एक फ्लास्क के लिए हमने एक ट्यूब ली, हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब की दोनों साइड पे हमने टेस्ट ट्यूब को पहले हमने गैस के अंदर डिप किया, जब गैस टेस्ट ट्यूब को कॉटन लिया हमने, कॉटन को हमने गैस के अंदर डिप किया, एक हमने ली HCl गैस और दूसरी तरफ हमने ली अमोनिया गैस NH3।
ये चीजें लिखने के बाद तो यहाँ NH3 लिया हमने, इधर से हमने HCl लिया। ये करने के बाद अब हमारे पास जो हमने इनको अंदर डिप करके तो हमने टेस्ट ट्यूब की दोनों साइड पे हमने गैस फिल कर दी, हमारे पास जो कॉटन फिल कर दी, और कॉटन जो है हमारे पास HCl भी उसके साथ लगा हुआ है और NH3 भी लगा है। यहां से हमारे पास HCl मूव करेगा, यहां से हमारे पास NH3 मूव करेगा। अब आप देखें कि ज्यादा स्पीड से कौन मूव करेगा। ये बात सोचने वाली है कि दो चीजें ली हमने, NH3 लिया, HCl लिया, तो ज्यादा स्पीड से कौन मूव करेगा। ज्यादा स्पीड से मूव करने के लिए मतलब जिसका रेट ज्यादा है, तो हमें एक चीज देखनी है क्या, मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए HCl का, HCl में H प्लस Cl, H का है हमारे पास 1 प्लस 35.5, मतलब इनको जमा किया तो HCl का आया 36.5 मॉलिक्यूलर मास आया। जबकि हम मूल्य निकाले NH3 का, नाइट्रोजन का है हमारे 14 और हाइड्रोजन का है हमारे पास 3, मतलब 3 हाइड्रोजन तो 3 आ गया और हमारे पास आंसर है 17। इसका 36.5 है, इसका 17 है, तो किसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसने ज्यादा स्पीड से मूव करना है, मतलब NH3 ज्यादा मूव करेगा किसकी निस्बत, HCl में एट द सेम टाइम भी सेम है, टेंपरेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। तो हमारे पास ये आंसर आया 59.5 सेंटीमीटर है, जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ये हमारे पास है 100 सेंटीमीटर की। ये देखिए कि हमारे पास जो NH3 है इसका मॉलिक्यूलर मास 17 आया, जबकि जो HCl है इसका 36.5 आया। हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। रेट का मतलब है स्पीड, जिसकी स्पीड कम है मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो HCl जो है कम स्पीड से मूव करेगा किसके अंदर, ट्यूब के अंदर। अब जब NH3 प्लस HCl ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं, व्हाइट फ्यूम बनते हैं, हमारे पास धुआं सा बनता है फ्लास्क के अंदर, वो NH4Cl बनता है जो एक धुआं प्रोड्यूस करता है व्हाइट कलर का। अब यहां से NH3 आ रहा है, यहां से HCl गैस आ रही है, ये आपस में आके मिले तो इनके व्हाइट फ्यूम बने यहाँ पे 59.5 सेंटीमीटर से किससे, NH3 से दूर, और HCl से कितने 40.5 सेंटीमीटर दूर। हमारे पास ये टोटल फ्लास्क है 100 ट्यूब है 100 सेंटीमीटर की, और हमने देखा कि 59.5 NH3 ने डिस्टेंस तय किया और 40.5 HCl ने तय किया, और यहाँ पे हमारे पास व्हाइट फ्यूम्स बने किसके, NH4Cl के। तो अच्छा ये जो हमारे पास नाम है ये यूज कहां पे होता है, ये नाम हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है, जिसके रेट ऑफ गैसेस फाइंड करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर हम इस नाम को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे 59.5 पे हमारे पास एक फ्यूम बने। अब हमारे पास जो वैल्यूज आई है, हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास भी है, इसका भी है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी है, इसका भी रेट ऑफ डिफ्यूजन मिलता है हमारे पास। तो हम फार्मूला लगाते हैं कि हमारे पास फार्मूला ये यहां से आया था, यही फार्मूला हम यहां पर लगाते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, और ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास यहां पे रहेगा और इसका मॉलिक्यूलर मास यहां पे रहेगा, उनके इनवर्स रिलेशन है आपस में। तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3 का हम यहां से देखते हैं कितना है 59.5, हमने यहां पे लिखा 59.5, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl लिखा था 40.5, वो हमने यहां पे लिखा 40.5, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl
HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5, ये लेके हमने यहाँ पे निकाला 36.5, और NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पे निकाला था हमने, ये देखें 17, यहाँ पे लिख दिया हमने। जब आपने इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1.46, और यहाँ पे भी आया 1.46, मतलब कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, व्हिच मींस लॉ इज वैलिड। ये कहां पे यूज होता है? लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है रेट ऑफ डिफरेंट गैसेस फाइंड करने के लिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्यूजन फाइंड करने के लिए। आज की टॉपिक में हमने पढ़ा क्या क्या है? आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है लॉ की हमने पहले पढ़ी डेफिनेशन, देन वी हैव discussed about the constants that are present, that are used in the Brahms law, and then we discussed about the mathematical form of the Brahms law, then we applied it for the gas 1 and also for the gas 2, then we calculate the formula and add the law to demonstrate the Brahms law। हमने इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ी, इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, फिर हमने ट्यूब ली, उसके अंदर हमने फ्यूम बनाए, फ्यूम देखा कि वो जितने दूर जाके बने फ्यूम, जितनी दूर फ्यूम बने उतना हमने डिस्टेंस मेजर किया। मेजर करने के बाद हमने मॉलिक्यूलर मास पता था, हमने फार्मूले के अंदर लगाया, फार्मूला अंदर लगाने के बाद हमारे पास आंसर जो आया left hand side is equal to right hand side, means the law is proved। So स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।